इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, ये बस लेखक की कल्पना मात्र है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब देखना। धन्यवाद। निचली दुनिया में जहां सूर्य, चंद्रमा और तारे सालों से नहीं देखा गया था, उत्तरी क्यूई के रूप में जानी जाने वाली खंडित भूमि थी जिसने चौथी दुनिया के उत्तरी क्षेत्र को बनाया था। इसके ऊपर का आकाश एक गड़गड़ाहट की स्थिति में था, जो गड़गड़ाहट और बारिश के राजसी कैस्केड के जोर से गड़गड़ाहट से घिरा हुआ था। उत्तरी क्यूई के बाहरी इलाके एक सीमा की दीवार के करीब थे, जहां विचित्र धुंध कभी कभी दिखाई देते थे। एक लंबी निर्बाध पर्वत श्रृंखला, जिसे एकांत पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, ने इस सीमा की दीवार को देखा। यदि कोई आकाश से इसे नीचे देखना था तो पर्वत श्रृंखला ब्रूमेशन एक में एक बड़े सांप से मिलती जुलती होगी, जो अपने सभी के साथ आगे बढ़ रही थी, जैसे कि भागने की कोशिश कर रहा था। सांप के सिर में खड़ी घाटी थी, जहां हवाओं ने रोने वाले भूतों की तरह सीटी बजाई थी। अप्रत्याशित रूप से जंगल में 10 लीग दूर 3 पत्थर के घर खड़े थे। भयानक मौसम में घरों के चारों ओर बाढ़ था, जो झटके और तेजस्वी था, जैसे कि किसी भी क्षण गिरने के बारे में। एक विशाल हरे दिव्य पक्षी ओवरहेड उड़ रहा था। इसके बड़े पंख चौके खुले फैलने के साथ ये बिना फड़फड़ाते हुए हवा में मंडराता है। दिव्य पक्षी के आकार में कई म्यू पंख थे। 3 इसके पंख दिव्य जैड और परिष्कृत लोहे की तरह थे, एक शानदार हरी बत्ती को विकीर्ण करते हुए, जो पत्थर के घरों और उनके परिवेश को कंबल देते थे, जिससे ऐसा लगता था जैसे कि यह एक अच्छा वसंत दिन था। आंगन में अपनी शुरुआती किशोरावस्था में एक लड़की खड़ी थी, जो सिर्फ अपने नए कपड़ों में बदल गई थी। वह अपनी आंखों में एक आशंकित संयम के साथ दूरी में चकित हो गई, हाथ उसकी भव्य स्कर्ट के हेम को पकड़ते हुए कि वह कुछ के लिए इंतजार कर रहा था। उसी समय विराज लड़की को एक दुर्लभ खजाने के रूप में देख रहे थे। जितनी देर वह उसे घूरता रहा, उतना ही संतुष्ट हो गया। किशोर लड़की ने उसके चेहरे को साफ करने के बाद और उसके मोटे लिनन कपड़ों से बदल दिया था। उसकी उपस्थिति अप्रत्याशित रूप से एक सुरुचिपूर्ण सुंदरता में बदल गई थी, जिसके कारण विराज की आंखें रोशनी हो गई थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि निचली दुनिया की अपनी यात्रा पर सबसे अच्छी बात यह है कि उनके सामने किशोर लड़की होगी। आंगन में कोई और था। यह एक छोटा, मोटा, मध्यम आयु वर्ग का आदमी था, जो पीले रंग के कपड़े पहने हुए था। प्रतीक्षा की एक लंबी अवधि के बाद आदमी के पास विराज को याद दिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बड़े सूर्य, हमारे पास अभी भी कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं। हम बहुत लंबे समय तक देरी नहीं कर सकते। किशोर लड़की की पलकें उत्सुकता से बहती हैं, क्योंकि उसने विनती की, मेरा भाई जल्द ही वापस आ जाएगा। विराज ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। बगल में मुड़ते हुए उसने उसके पीछे 2 लोगों पर उदासीनता से नजर डाली। शिकायतों से भरी घंटी वाले 2 लोग तुरंत चुप हो गए, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, विराज की टकटकी ने माफ करना शुरू कर दिया। हालांकि जैसा कि वह उसके सामने मैला रास्ते पर घूरता था, एक पुआल रेनकोट में एक धुंधली आकृति धीरे धीरे बारिश में दिखाई देती थी। ग्रे आकाश के नीचे लंबा, शक्तिशाली रूप से निर्मित आंकड़ा आगे बढ़ता है। उन्होंने अपनी पीठ पर एक धनुष और एक बांस की टोकरी ले ली, जिसमें एक लंबी कृपान उसकी कमर से लटका हुआ था। विराज ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और करीब से देखा। स्तब्ध, उन्होंने पूछा, लड़की, क्या आपका भाई वास्तव में आपसे सिर्फ 2 साल बड़ा है? वह केवल 15 साल का है। मूसलाधार बारिश के कारण दिव्या विराज के रूप में आगे नहीं देख सकती थी, लेकिन उसने कम आवाज में जवाब दिया, ये सही है। विराज ने अपनी आंखों में एक अजीब नजर से धीरे से हंसी और सिर हिलाया। ठीक है, शायद मेरे लिए एक और आश्चर्य की बात है। जब विराज ने दिव्या की जांच की तो उन्हें पता चला कि दिव्या के नाभि क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से गठित बिजली भंवर शामिल है। थोड़ा धक्का के साथ उसने इस विशेष मौसम की घटना के दौरान आकाश और पृथ्वी के आध्यात्मिक क्यूई को इकट्ठा किया और उसे अपने बिजली भंवर में एक बिजली के बोल्ट में संघनित किया। दिव्या जैसी खेती की प्रतिभा दुर्लभ थी, यहाँ तक कि ऊपरी दुनिया में भी। विराज ने इस निचली दुनिया में इस तरह के एक दुर्लभ, अनप्लिश किए गए रत्न को खोजने की उम्मीद नहीं की थी, जहां आध्यात्मिक क्यूई विरल था। स्वाभाविक रूप से वह बहुत उत्साहित था। जब उन्होंने देखा कि दिव्या के भाई को भी एक असामान्य आभा थी, तो विराज का दिल प्रत्याशा के साथ फट गया। गड़गड़ाहट अचानक देवताओं के क्रोध की तरह ग्रे आकाश से भड़क गई, जिससे एकांत पर्वत श्रृंखला की गहराई में जानवर डर में कांपने लगे।
अथर्व, जो अक्सर एकांत पर्वत श्रृंखला में शिकार करते थे और अपनी उम्र के अन्य किशोरों की तुलना में बहुत लंबा और अधिक मजबूत था, क्योंकि वह दूर के पहाड़ों को देखता था जो हिंसक तूफान से तबाह हो रहे थे। मंद आकाश के नीचे भी युवक की विशेषताएं अलग अलग थीं और उसकी आंखें स्पष्ट और उज्ज्वल थीं। अजीब, अथर्व ने सोचा। जहां तक वह याद कर सकता है, एकांत पर्वत श्रृंखला और उसके आसपास के क्षेत्रों ने वर्षों में इस तरह के गंभीर मौसम को नहीं देखा था। अथर्व पहाड़ से जल्दी लौट आए थे ताकि वह कुछ आपूर्ति के लिए अपनी लूट का आदान प्रदान करने के लिए लिनशान टाउन जा सके। हालांकि एक और कारण था कि वह जल्दी क्यों लौटा, यह अजीब मौसम था। इसने एकांत पर्वत श्रृंखला में एक फ्लैश बाढ़ का कारण बना जिससे उसके लिए यह मुश्किल हो गया। संभावित रूप से कुछ समय के लिए पहाड़ों में शिकार करने में सक्षम नहीं होने के बारे में सोचा था कि वह चिड़चिड़ा है, क्योंकि इसका मतलब था कि वह चांदी के लिए आदान प्रदान करने के लिए खराब नहीं होगा। पर्याप्त चांदी के बिना उनकी बहन की शिक्षा के लिए उनकी योजना में देरी होगी। मूसलाधार बारिश के बीच में अथर्व ने अपने घर के करीब और करीब से आगे बढ़ते हुए लंबे समय तक आगे बढ़ना जारी रखा। क्षणों के बाद अथर्व अपने ट्रैक में रुक गया, आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वह अपने घर के ऊपर आकाश में अविश्वसनीय रूप से चकित हो गई। एक बड़ा हरा दिव्य पक्षी इसके ऊपर ऊंचा हो रहा था। पक्षी के विशाल पंख एक शानदार प्रकाश के साथ चमकते हैं। इसकी पंख की हड्डियां सोने की तरह उज्ज्वल थीं और जैद के रूप में सुंदर थीं, इसलिए कि वे पंखों के माध्यम से दिखाई दे रहे थे। यह एक आश्चर्यजनक रूप से शानदार दृष्टि थी। दिव्य पक्षी के पंखों के किनारे से उज्ज्वल हरे रंग की रोशनी की किरणें चमकती हैं, जो पत्थर के घरों और उनके आंगन को एक तंबू की तरह कवर करती हैं और उन्हें मूसलाधार बारिश के हमले से बचाती हैं। अथर्व अपने पिता के मार्गदर्शन में एकांत पर्वत श्रृंखला के चारों ओर घूम रहे थे जब से वह एक बच्चा था, लेकिन उसने पहले कभी इस तरह के पौराणिक प्राणी को नहीं देखा था। आकाश में मंडराते हुए दिव्य पक्षी की दृष्टि, एक भव्य और चमकदार पवित्र प्रकाश का उत्सर्जन करते हुए, उसे गहराई से झटका दिया। थोड़ी देर के लिए घूरने के बाद युवक धीरे धीरे अपने होश में आ गया। वह अचानक अपनी बहन को याद करता था, जो घर पर रुकी थी। दिव्या। घबराहट के एक क्षण में अथर्व ने मूसलाधार बारिश में जितनी तेजी से घर चलाया, वह भयभीत था कि उसकी बहन के साथ कुछ हो सकता है। अथर्व चिंता से फटा हुआ था। गड़गड़ाहट ने गर्जना की और बारिश ने पृथ्वी को प्यूमेल कर दिया। उसका चेहरा बारिश से गीला था और उसकी दृष्टि धीरे धीरे धुंधली हो गई। भारी बारिश ने असमान पथ के घर के साथ पोखर का गठन किया, जिससे वह बार बार ठोकर खाए और गिर गई। फिर भी अथर्व ने अपने खेत की स्थिति को नजरअंदाज कर दिया। कीचड़ में ढके होने के बावजूद वह बस अपने पैरों पर हाथ फेरता रहा और जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से दौड़ता रहा। जब वह अंत में लगभग दैवीय पक्षी तक पहुंच गया तो अथर्व अपनी सारी ताकत के साथ चिल्लाया, दिव्या। हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना धनुष निकाला और एक तीर को नोक कर लिया, जो शॉट को जारी करने से पहले सीधे दिव्य पक्षी के माथे पर लक्षित करता है। खतरा। दिव्य पक्षी गतिहीन रहा। जिस तीर ने अपने माथे पर मारा था उसने केवल कुछ चिंगारी का उत्पादन किया, कोई घाव नहीं मिला। जब विराज और उनके दो अंगरक्षक यिन शान और यिन है, तो युवक ने अपने धनुष को खींचते हुए देखा और शूट किया। वे मदद नहीं कर सकते थे लेकिन हंसते थे। दिव्य पक्षी, एक हरे रंग का कोंडोर, अथर्व के तीर से नाराज था। इसकी ठंडी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं और आकाश में एक परिवर्तन हुआ। बूम बूम बूम। बिजली के कई बोल्ट आकाश से गिर गए और विशाल गहरे गड्ढों का गठन करते हुए युवक के घर के चारों ओर मैला जमीन पर बमबारी की। इन गड्ढों को काले रंग की झुलसा दिया गया था, जिसमें सभी दिशाओं में बिजली की चिंगारी उड़ती थी। उसी समय एक विशाल और शक्तिशाली आभा ने अचानक क्षेत्र को कवर कर दिया। अथर्व भयभीत था। उसे लगा कि उसके आसपास की हिंसक बिजली उसे टुकड़ों में विस्फोट कर सकती है। अगर वह अचानक कदम उठाने की हिम्मत करता तो उसका शरीर और आत्मा तुरंत नष्ट हो जाती। भाई। प्रकाश के शानदार हरे पर्दे के तहत दिव्या उत्सुकता से अपने भाई को बुला रही थी। हालांकि उसकी आवाज दिव्य हरी बत्ती से परे नहीं पहुंच सकती थी। ये पर्याप्त है, विराज बढ़ गया। प्रकाश का पर्दा, जो बाहर से थोड़ा अपारदर्शी दिखता था, अचानक पारभासी हो गया। अथर्व आखिरकार अपनी बहन की उत्सुक चीख को देख सकता था और वह अपने मुंह के आकार से क्या कह रहा था। हालांकि वह उसकी आवाज नहीं सुन सकता था। अथर्व तुरंत सावधान थे। उन्होंने महसूस किया कि आकाश में दोनों दिव्य पक्षी और घर के आसपास के प्रकाश के अजीब पर्दे असाधारण थे। यहां तक कि अपनी बहन के साथ खड़े अजनबी भी अजीब लग रहे थे।
प्रकाश के उज्ज्वल हरे पर्दे से अलग होने के बावजूद अथर्व देख सकता था कि उसकी बहन अनहोनी थी और उसके सामान्य गांजा परिधान को एक भव्य रंगीन पोशाक से बदल दिया गया था। दिव्या की ब्रांड नई पोशाक ने उसके प्यारे चेहरे को अच्छी तरह से अनुकूल किया। इसकी वजह से उसकी पूरी उपस्थिति बदल गई थी। वह अब ग्रामीण इलाकों की एक लड़की की तरह नहीं दिखती थी। यह ऐसा था जैसे वह एक महान परिवार की महिला बन गई हो। अपनी बहन के बगल में हरे रंग के कपड़े में एक पतला बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो स्पष्ट रूप से एक उच्च स्थिति का था, और दो मध्यम आयु वर्ग के पुरुष, एक लंबा और एक छोटा। बूढ़े आदमी की आंखें उज्ज्वल थीं। वे अथर्व और उसके घर को अलग करने वाले हल्के पर्दे की तुलना में और भी अधिक चमकदार थे। बूढ़े आदमी के हाथ उसकी ढीली आस्तीन में टक गए, जैसे कि वह उनके भीतर एक भयानक तूफान कर रहा हो। अथर्व को दंग रह गया। उन्हें पता नहीं था कि उनके ही घर में क्या हुआ था, लेकिन ये देखते हुए कि उनकी बहन के अस्वाभाविक थे, उन्होंने राहत की सांस ली और अपना धनुष नीचे कर दिया। फिर उन्होंने एक ठंडे टकटकी के साथ विराज को देखा और डर के संकेत के बिना पूछताछ की, आप कौन हैं? विराज ने उसके सामने युवक की बारीकी से जांच की। जब उसने देखा कि युवक डरता नहीं था, तो वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन मुस्कुरा सकता था। उन्होंने कहा, न केवल आपके भाग्य को बल्कि आपकी बहन की भी बदलने की क्षमता वाला एक लाभार्थी। अथर्व अपनी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए असामान्य रूप से लंबा था। पर्वत श्रृंखला में अकेले शिकार करने के उनके वर्षों ने उन्हें एक क्रूर जंगली जानवर का आंकड़ा, टकटकी और असर दिया था। विराज दोनों असाधारण हवा से चकित थे जो अथर्व ने उनके और उनकी असामान्य उपस्थिति के बारे में बताया था। फिर भी अथर्व अपनी खेती की योग्यता को निर्धारित करने के लिए विराज के लिए बहुत दूर था। जंगली लड़के को अंदर आने दो, विराज ने हरे रंग के कोंडोर को अपने सिर को ऊपर उठाए बिना आदेश दिया। जब हरे रंग के कोंडोर ने ये सुना तो उसने अपना सिर उठाया और एक नर्म, सुखद रोने दिया। रंबल गड़गड़ाहट तुरंत मर गई। यह ऐसा था जैसे एक भारी भार को अथर्व के कंधों से हटा दिया गया था, और उन्होंने महसूस किया कि वह आखिरकार प्रकाश के उज्ज्वल पर्दे के भीतर आवाजें सुन सकते हैं। अपरिचित तिकड़ी को आकार देते हुए अथर्व ने अपने लंबे कृपान पर अपनी पकड़ कस दी और सावधानी से आगे बढ़ा, जैसे कि वह जानवरों के झुंड की ओर बढ़ रहा हो। जैसे ही वह प्रकाश पर्दे के माध्यम से पार किया और अपने घर में कदम रखा, अथर्व ने भीतर से निकलने वाली गर्मी को महसूस किया। हल्के पर्दे के बाहर ये भारी बारिश हो रही थी और तापमान ने हड्डी को अथर्व को ठंडा बना दिया। हालांकि प्रकाश पर्दे के तहत आंगन में यह बारिश की एक बूंद के बिना वसंत के रूप में गर्म था। ये लगभग वैसा ही था जैसे वे कहीं और थे, जिससे अथर्व और भी आश्चर्यचकित हो गया। लड़का, हम सोचते हैं कि दिव्या एक रत्न है। निचली दुनिया में आपके साथ यहाँ रहना केवल उसकी प्रतिभा को दफनाएगा। इसलिए आप या दिव्या सहमत हैं या नहीं, मैं उसे आज ऊपरी दुनिया में ले जाऊंगा और उसकी खेती करूंगा, विराज ने स्पष्ट रूप से कहा, अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा निर्णय नहीं है जिसे आप या दिव्या बदल सकते हैं। आज से वह ऊपरी दुनिया में कदम रखेगा और पूरी तरह से इस निचले से दूर हो जाएगा जहां आध्यात्मिक क्यों विरल और दागी है, जैसा कि आपके लिए। विराज की आवाज बंद हो गई, भौहें थोड़ा घूम रही थीं। हरी बिजली की एक किरण अचानक विराज की आंखों की गहराई से बाहर हो गई और तुरंत अथर्व के शरीर में गायब हो गई। युवक दर्द से भरा हुआ था और उसके माथे पर एक ठंडा पसीना आता था। जैसे जैसे हरी बिजली उसके अंगों और उसके आंतरिक अंगों के बीच आगे पीछे होती थी, युवक को लगा जैसे कई पतले ब्लेड उसे छुरा घोंप रहे थे। विराज ने बिजली के रूप में बिजली का इस्तेमाल किया, जो कि अथर्व के पूरे शरीर की जांच करने के लिए इसे नियंत्रित करता है। यातनापूर्ण जांच के कारण युवक पीड़ा में था। हालांकि उन्होंने इसे क्रूर दांतों के साथ सहन किया, न कि उसके मुंह से कोई भी ध्वनि नहीं होने दी। दिव्या का सुंदर चेहरा चिंता से भरा था। वह देख सकती थी कि उसका भाई पीड़ा में था, लेकिन उसने अपने गुस्से को व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। डर था कि वह अपने सौभाग्य को बर्बाद कर देगी। उसके दिमाग में ये सब पता चला था। वह जानती थी कि यह क्षण तय करेगा कि क्या उसका भाई विराज का पक्ष जीत सकता है। वह वास्तव में एक अच्छा स्वभाव है, विराज ने प्रशंसा में कहा। यिन है और यिन शान उसके पीछे ही आश्चर्यचकित थे। नश्वर, जो आधिकारिक तौर पर खेती की सड़क पर लगे थे, वे अक्सर यातनापूर्ण दर्द को सहन करने में असमर्थ थे। जब वे क्रूर हड्डी और मज्जा जांच के अधीन थे और अक्सर थोड़े समय के भीतर बाहर निकल जाते थे। केवल कुछ लोग ही पकड़ सकते थे, लेकिन यहाँ तक कि वे भूतों की तरह खत्म हो गए। तिकड़ी कभी भी अथर्व जैसे किसी से नहीं मिली थी, जो बिना किसी आवाज के पूरी जांच में खड़े रह सकता था। एल्डरसन, हम वास्तव में इस बार जैकपॉट मारा। शॉट और गोल्ड मटोल यिन है में अपना आनंद नहीं हो सकता था और विराज को पहले से बधाई दी थी।
इससे पहले कि बाद में अताव की जांच की गई। यह एक सार्थक यात्रा रही है। हम लगभग एक और मनी पर चूक गए। लंबे और पतले यिन शान ने कहा कि जब वह अपने छोटे भाई की ओर घबरा गया, जिसने अधीरता से उन्हें पहले छोड़ने का आग्रह किया था। विराज मुस्कुराया और खुशी से हंसा। उसने अपना हाथ लहराया और कहा, छोटी बहन की जांच करने के बाद मुझे पता था कि उसका भाई बहुत पीछे नहीं होगा। ऐसा लगता है कि यह व्यर्थ नहीं था कि मैं इतने लंबे समय तक इंतजार कर रहा था। समुद्री अभिसरण। विराज तेजी से चिल्लाया। आत्मा के शरीर पर घूमने वाली आत्मा ने अचानक अपने नाभि क्षेत्र में अचानक घूमने की तलाश की। विराज प्रत्याशा से भरा था, लेकिन जब यंगिंग की चिंगारी युवक के नाभि क्षेत्र में फैल गई तो वह अचानक गहराई से गिर गया। नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? विराज ने कहा। उसने अपने कानों को हैरान से खरोंच दिया, फिर युवा व्यक्ति के नाभि क्षेत्र के स्थान पर गौर से देखा, ध्यान से अपनी आत्मा के आंदोलन को महसूस करते हुए कि वह नीचे बिजली की तलाश कर रहा था। विराज ने कई बार ध्यान से अतिरव की जांच की। अंत में एक लंबे समय से गुजरने के बाद उन्होंने आकाश की ओर देखा और एक लंबी आह भरी। विराज ने अपने पैरों को जकड़ लिया और पछतावा के साथ रोया। वे भाई बहन हैं, लेकिन उनकी खेती की प्रतिभाएं रात और दिन के रूप में अलग हैं। एक अच्छे स्वभाव की बर्बादी क्या है? उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि बड़े भाई की खेती की प्रतिभा उनकी छोटी बहन से हीन नहीं होगी। अगर कोई बड़ा अंतर नहीं होता तो विराज भाई को ऊपरी दुनिया में लाने के लिए तैयार होता। हालांकि अथर्व के नाभि क्षेत्र के अंदर स्वाभाविक रूप से बिजली भंवर नहीं बने थे। इससे भी बदतर, उसका नाभि क्षेत्र बेहद मैला था। यहां तक कि अगर अथर्व खेती की सड़क पर चढ़ना था तो उसकी प्रगति बेहद धीमी होगी। उन्हें बहुत कम सफलता मिली थी। यह नहीं हो सकता है। क्या ये हो सकता है? यिन है और यिन शान ने पूछा। वे स्थिति को समझने में असमर्थ थे और चाहते थे कि विराज एक बार और अथर्व की जांच करे। ये सुनकर दिव्या, जो विश्वास से भरा था कि उसका भाई विराज का पक्ष हासिल करने में सक्षम होगा, ऐसा लगा जैसे वह मारा गया हो। उसने हारते हुए कहा, यह कैसे संभव है? बड़े, क्या आप करीब से देख सकते हैं? दिव्या ने सोचा कि उसका भाई दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे असाधारण व्यक्ति था। चूंकि उसके पास उत्कृष्ट खेती प्रतिभा थी, इसलिए उसका भाई स्वाभाविक रूप से उससे भी बेहतर होना चाहिए। वह अपने भाई के विराज के फैसले के परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकती थी। विराज ने असहाय रूप से अपना सिर हिला दिया। मामला पहले से ही पत्थर में सेट है। दूसरा लुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेदर लाइटनिंग ने युवक के शरीर से उड़ान भरी और विराज की आंख में लौटाए। मुझे सूचित करने के लिए मुझे खेद है कि हम आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते। आप खेती की प्रतिभा की कमी है। अगर मैं आपको लाने के लिए होता तो मैं इस मामले को उच्च आपको समझाने में सक्षम नहीं होता, विराज ने उदासीन रूप से कहा। उन्होंने कई कठिनाइयों का अनुभव किया था और अपनी निराशा के बावजूद उन्होंने जल्दी से अपनी रचना को वापस पा लिया। जिस स्थान पर हम जा रहे हैं वह आपको समायोजित नहीं कर सकता है। यदि आप जाते हैं तो यह आपके लिए कोई अच्छा नहीं है। अगर मेरा भाई नहीं जा सकता तो मैं नहीं जा रहा हूं। दिव्या जोर से चिल्लाया। जैसा कि मैंने कहा, यह मामला आपके और आपके भाई पर निर्भर नहीं है, विराज ने एक खर्राटे के साथ जवाब दिया। लिटिल लिन, उनके साथ जाओ। एक बेहतर और व्यापक दुनिया में जाओ। मैं आपको भविष्य में ढूंढूंगा। अप्रत्याशित रूप से यह अथर्व था जिसने दिव्या को मनाने की पहल की। जैसा कि उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर में दर्द को सहन करने के लिए खुद को मजबूर किया, उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से ऊपरी दुनिया में आपके लिए देखूंगा। अथर्व की एक निर्धारित अभिव्यक्ति थी और एक मनोरम प्रकाश उसकी लंगड़ा आंखों की गहराई में खिलने के लिए लग रहा था। विराज ने एक विचारशील टकटकी के साथ युवक को देखा। इस समय दो भाई, यिन है और यिन शान भी अथर्व की आंखों में चमक से मोहित हो गए थे। वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उन कठिनाइयों पर वापस सोचते थे जो उन्होंने अनुभव की थी और उन व्यंग्यात्मक शब्दों को निगल लिया था जो वे कहने वाले थे। नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, दिव्या ने रोया। वह जानती थी कि उसके साथ भाग लेने के बाद फिर से अपने भाई से मिलना उसके लिए कठिन होगा। आंसू भरी आंखों से दिव्या ने बार बार अपना सिर हिला दिया। भाई बहन एक दूसरे पर भरोसा कर रहे थे क्योंकि वे युवा थे और एक दूसरे के प्रति लगाव की गहरी भावनाओं को पकड़ते थे। इसलिए दिव्या निश्चित रूप से खुद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लड़की, यह उसके लिए यथार्थवादी नहीं हो सकता है कि वह भविष्य में आपको देखने के लिए ऊपरी दुनिया में आ जाए, विराज ने कहा। फिर उसने हल्के से खांसी की और एक नया सुझाव दिया।
हालांकि जब आप अपने आप को संप्रदाय में साबित कर चुके हैं और गहन निवास क्षेत्र के माध्यम से टूट गए हैं, तो आप निचली दुनिया में लौटने और उसकी तलाश कर पाएंगे। फिर आप ऊपरी दुनिया में उसके लिए एक जगह की व्यवस्था कर सकते हैं। एकांत पर्वत श्रृंखला पर नजर डालते हुए विराज ने उदासीन रूप से कहा, चौथी दुनिया में यहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, जहां आध्यात्मिक क्यूई विरल है। भविष्य में किसी बिंदु पर इसे नष्ट करना तय है। गहरा निवास क्षेत्र, दिव्या चिल्लाया, आशा के कतरे पर लोभी। हाँ, इस दुनिया में अधिकांश कल्टीवेटर क्यूई प्रैक्टिसिंग रियल, मेरिडियन ओपनिंग रियलम और मैरो क्लींजिंग रियल में है। ऊपरी दुनिया में जनजात क्षेत्र में अधिक काश्तकार हैं, गहन निवास क्षेत्र और आत्मा संघनन क्षेत्र। विराज ने धैर्यपूर्वक दिव्या को राजी किया, लड़की, आपके पास असाधारण खेती की प्रतिभा है। जब तक आप लगन से खेती करते हैं, तब तक आपके लिए 100 वर्षों के भीतर गहन निवास क्षेत्र तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। हिचकिचाहट के एक पल के बाद उन्होंने तेल के कागज में लिपटे एक पुराने और पहने हुए गहरे पीले मैनुअल को बाहर निकाला और इसे अथर्व की ओर फेंक दिया। ये क्यूई का पोषण दिव्य कालड्रॉन कला है जिसे मैंने एक प्रतिबंधित क्षेत्र में संयोग से प्राप्त किया है। मुझे आशा है कि यह आपको खेती के मार्ग पर अपनाने में मदद कर सकता है, ताकि आप उस दिन तक जीवित रह सके जब तक कि दिव्या नहीं आता और आपको मिलता है। उद्धरण चिन्ह। भाई और बहन को अपने अलविदा कहने के लिए इंतजार किए बिना हरी बत्ती का पर्दा उनके आसपास धीरे धीरे बाहर से बंद हो गया। अंत में ये बहुरंगी रोशनी की एक चमकती बेलनाकार ट्यूब की तरह दिव्या के चारों ओर लिपटा और उसे दिव्य पक्षी की ओर खींच लिया। प्रकाश के पर्दे आकाश में चढ़ने से पहले विराज की पार्टी ने पहले ही अपने आध्यात्मिक क्यूई को मूसलाधार बारिश से अलग करने के लिए जारी कर दिया था। लड़का, हम किसी दिन फिर से मिलेंगे, विराज ने कहा। उसके बाद तिकड़ी आकाश में बढ़ गई और हरी कोंडोर की लंबी गर्दन पर उतर गई। दिव्य पक्षी ने एक नरम रोने दिया और मूसलाधार बारिश में ग्रे आकाश की ओर उड़ गया। अथर्व ने अपना सिर उठाया और उन्हें छोड़ दिया। उसकी आंखों में बची हुई हरी बिजली की छोटी मात्रा में चली आ रही थी, जिससे उसकी दृष्टि कई सिलवटों में सुधार करती थी। यह ऐसा था मानो एक परे आसमान। तीसरी दुनिया के आकाश में उच्च एक हरे रंग की दिव्य पक्षी ने अपने पंख फैलाए और एक अमर आत्मा की तरह आकाश के माध्यम से तेजी से उड़ान भरी। जैसा कि दिव्या ग्रीन कोंडोर के मुकुट के ऊपर बैठी थी, वह एक उज्ज्वल जादुई प्रकाश में लिपटी हुई थी, लेकिन वह अभी भी ग्रीन कोंडोर की भयानक उड़ान की गति से भयभीत थी। विराज देवेश और भावेश के साथ दिव्य पक्षी की गर्दन के ऊपरी हिस्से पर बैठे थे और उन्होंने नीचे की भूमि को देखने के लिए अपना सिर नीचे कर दिया। उत्तरी क्यूई तेजी से सिकुड़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि हरे रंग के कोंडोर ने बढ़ते बादलों में ऊंची और उच्चतर उड़ान भरी, जब तक कि यह धीरे धीरे एक बड़े तैरते हुए पत्थर में नहीं बदल गया। उत्तरी क्यूई जैसी खंडित भूमि चौथी दुनिया में कई और व्यापक थी। उन क्षेत्रों की तुलना में जो 7 प्रमुख कुलों पर कब्जा कर लिया था, उत्तरी क्यूई कुछ खास नहीं था। इसके अलावा चौथी दुनिया उत्तरी सीमा की दीवार के करीब स्थित थी, जिसका मतलब था कि इसमें प्रवेश करने वाले विचित्र धुंध का एक उच्च जोखिम था। इस प्रकार बहुत कम उच्च स्तरीय खेती करने वाले वहां पैर रखते हैं। मूल रूप से चौथी दुनिया की विराज की यात्रा ये देखने के लिए थी कि क्या विचित्र धुंध उत्तरी क्यूई की एकांत पर्वत श्रृंखला को अनुमति देगी। हालांकि उन्हें एकांत पर्वत श्रृंखला का सर्वेक्षण करने का मौका नहीं मिला था। उत्तरी क्यूई में पहुंचने पर पहली बात यह है कि विराज ने देखा कि दिवा के ऊपर आकाश था, जो गड़गड़ाहट और बिजली से भरा हुआ था, जैसे कि किसी प्रकार के मजबूत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा खींचा गया हो। उसे देखने में विराज ने महसूस किया कि दिव्या ने अपने नाभिक क्षेत्र के भीतर स्वाभाविक रूप से बिजली की भंवर का गठन किया था, जो गंभीर रूप से गंभीर आंधी से बिजली में खींच सकता था। चूंकि दिव्या ने औपचारिक रूप से खेती की सड़क पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए उन्हें अपने नाभिक क्षेत्र में बिजली का मार्गदर्शन करने की क्षमता का अभाव था। नतीजतन अधिक से अधिक थंडरक्लूड्स और लाइटनिंग ने इकट्ठा किया और ओवरहेड को दिव्यांग करना जारी रखा। यदि विराज ने दिव्या को ढालने के लिए हरे रंग की कोंडोर की दिव्य प्रकाश का उपयोग नहीं किया होता, तो उसका जीवन खतरे में हो सकता था, क्योंकि गरज के साथ लंबे समय तक खराब हो गया था और जारी रहा। दिव्या के साथ उनकी मुलाकात एक शुद्ध संयोग थी। एल्डर अथर्व, आपने उससे खेती की विधि क्यों दी? देवश ने पूछा। वह विराज के इरादे का पता नहीं लगा सका। लड़के के पास कोई खेती की प्रतिभा नहीं है और ऊपरी दुनिया के लिए अपना रास्ता बनाना उसके लिए बेहद कठिन होगा। आपने इसे उस पर क्यों बर्बाद किया? यहाँ तक कि अगर वह किसी भी दुर्घटना का सामना नहीं करता है, तो वह उस समय तक बुढ़ापे से मर जाएगा जब तक कि लड़की गहन निवास के दायरे तक पहुंचती है। आखिरकार निचली दुनिया में रहने वाले प्राणियों का एक सीमित जीवन काल होता है। यदि वह 100 साल पिछले नहीं रह सकता है, तो वह दिव्या की वापसी की प्रतीक्षा नहीं कर पाएगा।
निचली दुनिया में बहुत कम लोग थे जो 70 साल की उम्र से गुजर सकते थे, और उनमें से केवल वही जो जानते थे कि कैसे खेती की जाए। 100 साल से अधिक समय तक जीवनकाल हो सकता है। डेविड शाइज में 18 की सीमित खेती की प्रतिभा उसके लिए मज्जा की सफाई के दायरे को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ तक कि खेती के मैनुअल के साथ भी, और वह अंततः दिव्या की वापसी से पहले बुढ़ापे से मर जाएगा। क्या होगा अगर संयोग से दिव्या को संप्रदाय द्वारा मान्यता दी जाती है और संप्रदाय उसकी खेती में मदद करने में कोई खर्च नहीं होता है? क्या अभी भी उसके लिए 100 साल के भीतर गहन निवास क्षेत्र तक पहुंचना मुश्किल होगा? और क्या होगा अगर लड़का समय बीतने को सहन कर सकता है और दिव्या की वापसी की प्रतीक्षा कर सकता है? विराज ने ठंड से कहा। दैवीय पक्षी के मुकुट के ऊपर खूबसूरत आकृति पर अपना सिर मुड़ते हुए विराज ने जारी रखा, बस ये 2 संभावनाएं खेती के मैनुअल के लायक हैं जो मैंने लड़के को दी थी। इसे अच्छा कर्म के निर्माण के रूप में माना जा सकता है। इसके अलावा जो मैनुअल मैं प्राप्त करने के लिए हुआ था उसमें पहले 6 स्थानों के लिए खेती के तरीके शामिल हैं। उद्धरण चिन्ह। विराज के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद देवेश और भावेश ने हल्के से सिर हिलाया और विनम्र अभिव्यक्तियों के साथ विराज की डांट को स्वीकार कर लिया। दिव्य पक्षी ऊपर की ओर उड़ता रहा और धीरे धीरे तीसरी दुनिया की सीमा से पार हो गया। उनके नीचे एक चांदनी वाला दृश्य सामने आया। लेक, पर्वत श्रृंखलाएं, छिपे हुए संप्रदायों और परिवारों के हॉल, साथ ही तीसरी दुनिया में 2 महाद्वीपों में फैले प्राचीन और शानदार शहर, धीरे धीरे एक चित्र स्क्रॉल की तरह अनफोल्ड। इस दुनिया में कोई हावड़वेग हवाएं और गंभीर आंधी नहीं थी। जैसे जैसे दिव्य पक्षी अधिक बढ़ता रहा, इसने 2 महाद्वीपों पर विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। उनमें से कुछ ने शानदार शहरों की चोटियों से हरे रंग के कोंडोर को देखा, जबकि अन्य प्राचीन मंदिर से चुपचाप देखते थे। विराज ने हंसते हुए कहा, तीसरी दुनिया में सेना हाल के वर्षों में काफी अच्छी तरह से विकसित हो रही है। उनमें से कई ने हमें देखा। ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें कम करके आंका है। उद्धरण चिन्ह। ऊपरी दुनिया में बड़े शॉट अभी भी नहीं है जो तीसरी दुनिया में सेना के नेताओं को निर्धारित करते हैं। देवश ने अहंकार से कहा, हमारी दुनिया के कई प्रमुख अधिकारी भी निचली दुनिया से उत्पन्न हुए, जिनमें से सभी ने अपना रास्ता बनाया। विराज ने सम्मानपूर्वक कहा। कई विशाल आंकड़े अचानक देवश के दिमाग में दिखाई दिए और उनके टकटकी में अहंकार तुरंत गायब हो गया। यह इस समय था कि बिजली अचानक तेज हो गई, गड़गड़ाहट ने गर्जना की और तीसरी दुनिया में विचित्र धुंध के पास एक प्रतिबंधित क्षेत्र में हवाओं को जमकर उड़ाने लगा। विराज चकित थे और जल्दबाजी में जांच के लिए उनकी आंखों में बिजली जुट गई। उन्होंने पाया कि तीसरी दुनिया के एक अत्यंत जीर्ण शीर्ण क्षेत्र, प्रतिबंधित क्षेत्र में कई बोल्डर विस्फोट कर रहे थे। ड्रैगन स्केल और कछुए के गोले के आकार की चट्टानें सभी दिशाओं में बारिश हुई, एक सेलेस्टियल फीनिक्स के बड़े कंकाल के अवशेषों को पुनर्जीवित करें। चांदनी के नीचे खगोलीय फीनिक्स के कंकाल के अवशेष, जो हरे रंग के कोंडोर की तुलना में कई गुना बड़े थे, सफेद जेड की तरह एक स्पार्कलवेग रेडिएशन का उत्सर्जन कर रहे थे। अचानक कई रहस्यमय रन ने अवशेषों से बाहर निकले, आकाश में अनगिनत सितारों को फिर से शुरू किया। रन ने चारों ओर उड़ान भरी जैसे कि प्रत्येक का एक अलग दिमाग था और भारी खगोलीय फीनिक्स के कंकाल के अवशेषों को घेर लिया। कौन? एक हड्डी ने बिजली की तरह गोली मार दी। एक आंख के बीवयक में ये शून्य को पार कर गया और सीधे विराज के नीचे हरे रंग के कोंडोर के लिए चला गया। हरे रंग के कोंडोर को लग रहा था कि हड्डी कितनी भयानक थी। अपने सिर को ऊंचा उठाकर ये डर में रोया क्योंकि इसके व्यापक पंख हिल गए थे। हरे रंग के कोंडोर के पंखों में से अनगिनत एक दिव्या के साथ विकिरणित बहुरंगी जादुई प्रकाश से पहले, इससे पहले कि वह अपनी सभी ताकत के साथ उच्च स्तर पर चढ़ गया। गिरे हुए खगोलीय फीनिक्स। हैरान विराज ने पीला हो गया और तुरंत दिव्या के लिए उड़ान भरी। उसने अपने हाथों को बढ़ाया जो उसकी आस्तीन में छिपे हुए थे। दिव्या लाइटनिंग उनकी उंगलियों के बीच दिखाई दिया, जिसे उन्होंने दिव्या के चारों ओर लपेट दिया था। फिर विराज ने चिल्लाया, चलो चलते हैं। उन्होंने महसूस किया कि खगोलीय फीनिक्स के कंकाल के अवशेषों का लक्ष्य हरे रंग का कोंडोर था। ये समझते हुए कि हरे रंग के कोंडोर के साथ शेष अनिवार्य रूप से नुकसान की ओर ले जाएंगे, उन्होंने इसके पीड़ितों को नजरअंदाज कर दिया और इससे दूर उड़ गए। खगोलीय फीनिक्स फिर से प्रकट हो गया है। गिरे हुए खगोलीय फीनिक्स के कंकाल अवशेषों ने खुद को दिखाया है। तीसरी दुनिया में शीर्ष संप्रदायों की चोटियों से उनके प्राचीन पवित्र मंदिरों के भीतर गहरे पृथ्वी बिखरने वाली गर्जना एक के बाद एक फट गई। एकाधिक आत्मा संघनन क्षेत्र के विशेषज्ञ अपने कार्यों को अलग कर देते हैं और बंद दरवाजे की खेती से उभरे, जो प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर सख्त हो जाते हैं, जहां कंकाल के अवशेष दिखाई दिए थे। तारांकन तारांकन तारांकन। उत्तरी क्यूई, चौथी दुनिया।
दिव्य पक्षी के प्रस्थान को देखते हुए अथर्व ने एक लालसा की अभिव्यक्ति के साथ आकाश की ओर देखा और उसके बारे में अपना मन बना लिया कि वह आगे क्या करेगा। जिस तरह वह दिव्य पक्षी की दृष्टि खोने वाला था, उसने विराज के निधन में अचानक बदलाव देखा, क्योंकि उसने दिव्या को उठाया और दिव्य पक्षी के मुकुट से दूर उड़ गया। अगले ही क्षण में उन्होंने एक विशाल हड्डी देखी जिसे एक जादुई आग से प्रज्वलित किया गया था, जो अचानक विश्व विनाशकारी भाले की तरह दिव्य पक्षी के माध्यम से अचानक पियस था। दैवीय पक्षी ने अपने पंखों को दयनीय रूप से फड़फड़ाया, जबकि इसके असाधारण और मजबूत शरीर और पंखों को एक उग्र सर्वनाश आग में घेर लिया गया। बेहद कम समय के भीतर दिव्य पक्षी, जिसकी भारी आभा ने अथर्व को छोड़ दिया था, वह राख में कम हो गया था। इसी तरह दोनों अंगरक्षक समय पर भागने में विफल रहे और धुएं के एक कश में गायब हो गए। इस समय अथर्व की आंखों में अवशिष्ट बिजली की ऊर्जा, जिसने उसे दिव्य पक्षी पर टकटकी लगाने में सक्षम बनाया था, पूरी तरह से समाप्त हो गया था। अथर्व को गूंगा छोड़ दिया गया था, उसका शरीर कोर के लिए ठंडा हो गया था। दैवीय पक्षी, इस तरह के एक गूढ़ और असाधारण प्राणी, अनजाने में एक भयानक रूप से परेशान थे, क्योंकि यह तीसरी दुनिया से बाहर उड़ रहा था, जिससे इसके दुखद अंत हो गए। ऊपरी दुनिया वास्तव में खतरनाक और भयावह थी। कुछ समय बाद मूसलाधार बारिश धीरे धीरे कम हो गई। चौथी दुनिया में आकाश अंधेरा और सुस्त था, एक विशेषता जो उम्र के माध्यम से बनी रही थी। आकाश में घने बादलों से परे ऊपरी दुनिया को निचली दुनिया के आम लोग के लिए तरस रहे थे। अथर्व सहित चौथी दुनिया के कई निवासियों ने ऊपरी दुनिया में उठने और कदम रखने का सपना देखा। अथर्व ने अपना सिर उठाया और आकाश में काले बादलों को देखा। प्रतीत होता है मूसलाधार बिजली के कम होने से पहले अथर्व की आंख में बचे हुए बिजली की ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। अब वह केवल ईंटों और टाइलों की तरह आकाश में निलंबित भूमि के कई छोटे टुकड़ों को देख सकता था। वह अब दूर की तीसरी दुनिया के बादल की गहराई में स्थित दो महाद्वीपों को नहीं देख सकता था। हालांकि उन्हें लंबे समय से उनके नाम के बारे में पता था, कॉस्मिक स्काइज महाद्वीप और डार्क एबिस महाद्वीप। तीसरी दुनिया में ये दो महाद्वीप निचली दुनिया के निवासियों के लिए प्रसिद्ध थे। घूरने के लंबे समय के बाद अथर्व की गर्दन कठोर हो गई। अपने सिर को कम करते हुए उन्होंने खुद को शब्दों की एक स्ट्रिंग को म्यूट कर दिया। थोड़ा दिव्य उज्ज्वल चांद, सितारों से भरा एक विशाल आकाश और ऊपरी दुनिया। वह सोचता था कि क्या विराज और उसकी छोटी बहन दिव्या ने इसे सुरक्षा के लिए बनाया था, या यदि वे अभी भी भयानक हड्डी द्वारा पीछा किया जा रहा था जिसने दिव्य पक्षी को मार दिया था। अपनी छोटी बहन की सुरक्षा के लिए चिंतित अथर्व थोड़ी देर के लिए आकाश को घूरते रहे। हालांकि अंत में वह अभी भी अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। दैवीय पक्षी का दृश्य आकाश के माध्यम से बढ़ता है और फिर अचानक उसके दिमाग में हड्डी को फिर से शुरू कर दिया जाता है, जिससे उसे अपने मूल में चौंका दिया जाता है। क्यूई प्रैक्टिशनर, कल्टीवेटर। अथर्व अच्छी तरह से जानते थे कि विराज जैसे दुर्जय विशेषज्ञों को उनकी दुनिया में आम लोगों द्वारा संबोधित किया गया था। चौथी दुनिया की बिखरी हुई भूमि को 7 बड़े क्षेत्रों में विभाजित किया गया था और वे क्षेत्र क्यूई व्यवसाय कुलों के दृढ़ नियंत्रण में थे। यह ऊपरी दुनिया और निचली दुनिया दोनों के लिए सच था जहां वह स्थित था। क्यूई चिकित्सकों को हमेशा उच्च संबंध में रखा गया था और अथर्व जैसे आम लोगों को शायद ही कभी उनके साथ बातचीत करने का मौका मिला। एक कल्टीवेटर बनने के लिए उच्च आवश्यकताओं का मतलब था कि अथर्व को कभी भी संपर्क बनाने का अवसर नहीं मिला। इसलिए उन्होंने विराज द्वारा पीछे छोड़ी गई खेती की विधि को एक कीमती खजाना माना। उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण वस्तु माना जो उन्हें भविष्य में फिर से अपनी बहन से मिलने की अनुमति देगा। अथर्व ने तेल के कागज को एक तरफ धकेल दिया, उस फटने और प्राचीन मैनुअल को बाहर निकाला जो विराज ने उसे दिया था, और मैनुअल पर पत्रों को देखा। क्यूई का पोषण दिव्य कालेड्रॉन कला। इससे पहले कि उनके पिता एकांत पर्वत श्रृंखला में लापता हो गए, वह अथर्व और दिव्या को अपने खाली समय में पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। इस प्रकार अथर्व मैनुअल पढ़ने में सक्षम था। निम्नलिखित दिनों में अपनी दैनिक जरूरतों के अलावा अथर्व ने अपनी सारी ऊर्जा पढ़ने और क्यूई के पोषण दिव्य कालड्रॉन कला का विश्लेषण करने में खर्च किया। नतीजतन उन्होंने धीरे धीरे खेती की विधि की समझ प्राप्त की। खेती की विधि के अनुसार एक कल्टीवेटर को अपने नाभि क्षेत्र में एक फूलदान की कल्पना करनी थी। उन्हें बाहरी आध्यात्मिक क्यूई को अपने शरीर में मार्गदर्शन करना था और फिर इसे शुद्धि और शोधन के लिए कोलेड्रॉन में इकट्ठा करना था। विराज द्वारा एक खराब खेती की योग्यता के रूप में आंका जाने के बावजूद अथर्व ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसका भाग्य पहले से ही आकाश द्वारा निर्धारित किया गया था।
इसलिए उन्होंने अपना सारा समय क्यूई के पोषण को दिव्य कालड्रॉन कला के पोषण पर विचार करते हुए बिताया, जो आत्मा के कॉलेड्रॉन की कल्पना करने और खेती के मार्ग पर स्थापित करने का प्रयास करता है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मौजूद हर जीवित चीज को क्यूई को जीवित रहने की आवश्यकता होती है। जहां क्यूई इकट्ठा होता है, जीवन का जन्म होता है। जहां क्यूई विघटित होता है, जीवित प्राणी मर जाते हैं। क्यूई के शुरुआती चरणों में दिव्य कालड्रॉन कला का पोषण करते हुए किसी को अपने दिमाग को शांत करने और क्यूई के अस्तित्व को महसूस करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने कई बार मैनुअल की सामग्री का पाठ किया। हालांकि यहां तक कि उनके दिमाग को शांत करने और क्यूई की उपस्थिति को महसूस करने के लिए ध्यान केंद्रित करने के कारण अथर्व को उत्तेजित और बेचैन महसूस हुआ। कई दिनों के बाद अथर्व ने महसूस किया कि मन का ये शांत होना और क्यूई की उपस्थिति को समझने के लिए ध्यान केंद्रित करना 3 चरणों में विभाजित किया गया था: एकाग्रता, विश्राम और जागृति। एकाग्रता में किसी की चेतना को वर्तमान में रखना और उनकी कल्पना को जंगली चलाने से रोकना शामिल था। इस प्रक्रिया के दौरान किसी को पूर्ण विश्राम की स्थिति प्राप्त करने के लिए अपने शरीर का इंतजार करना पड़ा। एक बार जब वे पूर्ण विश्राम प्राप्त कर लेते हैं तो वे एक स्पष्ट दिमाग प्राप्त करने और अपने शरीर की सूक्ष्मताओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अंत में वे जागते और क्यूई के अस्तित्व को ठीक से महसूस करने में सक्षम होंगे। हालांकि यह सरल लग रहा था, अथर्व को एहसास हुआ कि जब उन्होंने इसे अभ्यास में लाने की कोशिश की तो यह प्रक्रिया कितनी मुश्किल थी। वह अपने पैरों के साथ बैठ गया और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे सांस ली। हालांकि उसका दिमाग बेचैन रहा। कई विचार और विचार विलो द वाइस की तरह झड़ते हैं, उनके दिमाग में गलत तरीके से चारों ओर डांटिंग करते हैं। एक पल उसने अपनी छोटी बहन के ठिकाने के बारे में सोचा और अगले वह सोचता था कि क्या उसके पिता अभी भी जीवित थे। उन्होंने इस बात पर भी विचार किया कि विराज कहां से आया था, मुल्देवेग ने आगे क्या करना चाहिए। अथर्व अपने दिमाग में कई विचलित विचारों को नियंत्रित नहीं कर सका। अगर मन बेचैन है तो आत्मा बिखरी हो जाएगी। यदि अथर्व अपने दिमाग को केंद्रित नहीं रखने में असमर्थ थे तो वह क्यूई के पोषण दिव्य कालड्रॉन कला में महत्वपूर्ण पहला कदम हासिल नहीं कर पाएंगे। नतीजतन वह आधिकारिक तौर पर अपनी खेती प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाएगा। फिर भी अथर्व को हतोत्साहित नहीं किया गया था। वह अभ्यास करना जारी रखता था और जब विचलित करने वाले विचार उसके दिमाग में दिखाई देते थे तो वह तुरंत रुक जाता था और नए सिरे से शुरू होता था। वह चुपचाप अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए दिव्य कॉलेड्रॉन शब्द का पाठ करेगा। उन्होंने इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया। कई दिनों के अभ्यास के बाद अथर्व धीरे धीरे अपने अव्यवस्थित विचारों को इकट्ठा करने में सक्षम था, बस गया और अपनी चेतना को वर्तमान क्षण में रहने दिया। जब वह अपने दिमाग को नियंत्रित करने और अनर्गल को रोकने में सक्षम था तो विचारों को अपने मन की स्थिति को प्रभावित करने से विचलित करते हुए उन्होंने अंत में ध्यान में बैठकर पूर्ण विश्राम की स्थिति में पहली झलक। डिवाइन कॉलेड्रॉन, डिवाइन लेक 1। एक दिन जबकि अथर्व का दिमाग एक आराम और शांत स्थिति में था, चीजें बस जगह में गिर गईं। एक मानव का दिमाग एक झील की शांत और स्पष्ट सतह की तरह था। जब तक सतह स्पष्ट थी, कोई भी गहराई की परवाह किए बिना नीचे तक सही देख सकता था। जब भी विचलित करने वाले विचार फैले जाते हैं या बोल्ड होते हैं तो कल्पनाशील विचार पैदा हुए लहर स्पष्ट और शांत झील की सतह पर बन जाएगी, जैसे कि पत्थरों को इसमें फेंक दिया जा रहा था। जैसे जैसे लहरें गठित होती हैं और एक दूसरे से टकरा जाती हैं, झील की सतह अशांत हो जाती है, जिससे इसकी गहराई तक देखना मुश्किल हो जाता है। ये केवल एक के दिमाग में कई विचलित विचारों को समाप्त करने और अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने की एक शांत स्थिति को बनाए रखने के लिए था कि कोई उनके आंतरिक उथल पुथल से मुक्त हो सकता है और अपने शरीर की सूक्ष्मताओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है। यह महसूस करने पर अथर्व ने एक बार फिर अपना सारा ध्यान अपनी खेती में डाल दिया। उन्होंने अधिक से अधिक निर्मल महसूस किया और उनका दिमाग धीरे धीरे स्पष्ट हो गया। जब उन्होंने एक गहरी सांस ली तो अथर्व अपने पेट की सूक्ष्म मुद्रास्फीति को महसूस कर सकते थे। यह ऐसा था जैसे उसके आंतरिक अंगों को एक कोमल मालिश प्राप्त हो रही थी और इस तरह ऊर्जा के साथ आक्रामक हो गया था। वह तुरंत समझ गया कि तथाकथित जागृति अपने शरीर के रहस्यों को समझने में सक्षम हो रही थी। इस बिंदु पर उन्होंने आखिरकार क्यूई को दिव्य कालड्रॉन कला के पोषण में अपनी पहली झलक दी। इस कदम पर पहुंचने से अथर्व को जबरदस्त लाभ हुआ था। हर बार जब वह अपने ध्यान से उभरा तो वह महसूस करता था और उसका मन स्पष्ट था। उनकी सुनवाई और दृष्टि ने भी छोटे सुधार और तनाव और चिंताओं को दिखाया जो उन्होंने महसूस किया था कि वे बहुत कम हो गए थे।
एक विशेष दिन, जबकि अथर्व क्यूई की उपस्थिति को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, उन्होंने अपनी छाती पर एक गर्मजोशी से देखा। अथर्व ने अपनी शर्ट को एक भ्रूबंध के साथ उठाया और अपनी छाती पर कांस्य लटकन को देखा। यद्यपि लटकन आदिम और कच्चे दिखते थे, लेकिन पीछे का हिस्सा जो अथर्व की त्वचा को छूता था, जेड के रूप में चिकना महसूस करता था। लटकन के सामने की सतह के पार रहस्यमय नसों के साथ कांस्य दरवाजे की तरह आकार का था। इस दरवाजे में 2 रिंग हैंडल भी थे, जो कांस्य दरवाजे के उद्घाटन के लिए इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले कि अथर्व के पिता रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, उसने इस लटकन को अपनी गर्दन से फाड़ दिया था और उसे अथर्व को दे दिया था। अथर्व ने कई वर्षों तक कांस्य लटकन पहना था, बिना कभी भी असामान्य या विशेष के बारे में कुछ भी नहीं देखा। हालांकि क्यूई पौष्टिक दिव्य पुण्य कला की अपनी हालिया खेती के दौरान, जब भी उन्होंने क्यूई की उपस्थिति को महसूस किया, कांस्य लटकन तीव्रता से गर्म हो जाएगा। अथर्व ने कांस्य लटकन को पकड़ लिया, जो उसकी छाती पर था, और उसकी उंगलियों को उसके सामने चलाता था, सतह पर किसी न किसी पैटर्न को महसूस करता था। फिर उसने धीरे से रिंग हैंडल पर खींच लिया। पेंडेंट के दरवाजों को नहीं खोला जा सका और अथर्व के कार्यों के कारण कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। जैसे ही अथर्व की एकाग्रता लड़खड़ाती, लटकन का तापमान सामान्य हो गया। अथर्व असंबद्ध थे। ताज़ा होने के बाद उन्होंने क्यूई के प्रवाह को समझने के उद्देश्य से ध्यान का एक और दौर शुरू किया। जैसा कि उन्होंने ऐसा किया, कांस्य लटकन एक बार फिर से गर्म करना शुरू कर दिया। हालांकि अथर्व ने अब इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तारांकन तारांकन तारांकन। एक दिन अथर्व चुपचाप अपनी आंतरिक स्थिति का अवलोकन कर रहा था और अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित कर रहा था जब वह बाहर एक शोर से परेशान था। अपने घर से बाहर निकलते हुए उन्होंने देखा कि उनके ऊपर की आकाश में कई सूखे हुए हड्डियां अचानक दिखाई दी और चौथी दुनिया के उत्तरी भाग में एक उल्का बौछार की तरह गिर गईं। हड्डियां एकांत पर्वत श्रृंखला की गहराई में गायब हो गईं और आसपास के 10,000 ली को हिलाने और विस्फोट करने का कारण बना। इसने अथर्व के पीछे पत्थर के घर को भी हिंसक रूप से सुना। यहां तक कि इतनी लंबी दूरी से अथर्व पहाड़ में जानवरों की भयभीत अभी तक उत्साहित गर्जना सुन सकता था। अथर्व ने अनजाने में एक सफेद पवित्र हड्डी की दृष्टि से सोचा कि दिव्य हरे रंग के कोंडोर को छेदते हुए और स्पष्ट रूप से महसूस किया कि आकाश से गिरने वाली मुरझाए हुए हड्डियां इससे जुड़ी हो सकती हैं। अंतर पवित्र हड्डी थी जिसने हरे रंग के कोंडोर को मार दिया, जेड के रूप में उज्ज्वल दिखाई दिया और एक शानदार प्रकाश के साथ चमक गया। एकांत पर्वत श्रृंखला की गहराई में गिरी हुई हड्डियां ग्रे और सुस्त थीं। उनके द्वारा निहित रहस्यमय शक्ति थक गई थी, जिससे वे मंद और बेजान दिखाई देते थे। असामान्यता से चिंतित अथर्व ने आकाश में किसी भी परिवर्तन पर करीब से ध्यान देने के लिए अपनी खेती को अस्थायी रूप से रोक दिया। आधे दिन बाद अथर्व ने देखा कि एक गिल्ड रथ एक जादुई सुनहरी रोशनी में स्नान करते हुए मोटे बादलों की गहराई से निकलते हैं और एकांत पर्वत श्रृंखला के दिल की ओर उड़ते हैं। जब रथ उतरा तो पहाड़ से एक तेज आवाज भड़क गई। सुनहरी रोशनी का एक चमकदार स्तंभ आकाश में बढ़ गया, जो अंत में कम होने से पहले एक लंबी अवधि के लिए सुस्त हो गया। एक और दिन बीत गया। एक विशाल सेलबोट आकाश से उतरा। उस पर एक पिचकाला झंडा फड़फड़ाया। झंडे के केंद्र में एक खून के रंग का अर्धचंद्राकार चंद्रमा उठ रहा था और गिर रहा था, एक भयानक प्रतिभा को विकीर्ण कर रहा था। लंबे समय के बाद एक घूर्णन पारभासी 5 मंजिला सफेद शिवालय धीरे धीरे ऊपरी दुनिया से उतरा। रथ, सेलबोट और व्हाइट पगोडा सभी असाधारण जगहें थीं जो अथर्व को बहुत रोमांचित करती थीं। धीरे धीरे अपनी इंद्रियों की ओर लौटते हुए अथर्व ने महसूस किया कि एकांत पर्वत की गहराई में कुछ प्रमुख हुआ होगा। ऊपरी दुनिया के कल्टीवेटर या तो मुरझाए हुए हड्डियों की खोज कर रहे थे या विचित्र धुंध की असामान्यता की जांच कर रहे थे। अथर्व कई वर्षों से एकांत पर्वत श्रृंखला में शिकार कर रहे थे और पहाड़ के इंज और बाहरी लोगों को जानते थे। वह ठीक ठीक जानता था कि खतरे कहाँ थे और उसके पिता ने किन क्षेत्रों में उसे प्रवेश करने से मना किया था। हालांकि वह उत्सुक था, अथर्व को पता था कि एकांत पर्वत श्रृंखला में भारी बदलाव हुए थे। इसलिए अपनी खुद की सुरक्षा के लिए उन्होंने पहाड़ में अपनी शिकार यात्रा को स्थगित करने और दुर्लभ खेती विधि पर अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित करने का फैसला किया। जब उन्होंने देखा कि ऊपरी दुनिया से और अधिक अजीब वस्तुएं नहीं थीं, तो वह अपनी खेती के साथ जारी रखने के लिए घर लौट आए। क्यूई में उल्लिखित क्यूई ने दैवीय कोलेड्रॉन कला को पोषण करने वाली हवा की तरह नहीं था, दो वह सामान्य रूप से सांस लेता था। ये केवल पेट में सांस नहीं लिया गया था, बल्कि किसी के नाभि क्षेत्र में नाजुक मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। इस प्रकार के क्यूई को आध्यात्मिक क्यूई के रूप में भी जाना जाता था। इसमें जादुई शक्ति शामिल थी और यह एक क्यूई प्रैक्टिशनर की शक्ति का सार था।
अथर्व ने अपनी जिज्ञासा और एकांत पर्वत श्रृंखला का पता लगाने की इच्छा को दबा दिया। जब वह आध्यात्मिक क्यूई की उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश कर रहा था, तो वह अक्सर पहाड़ के दिल से आने वाली गर्जना सुनता था, साथ ही मनुष्यों की गुस्से में चीख पुकार और जानवरों के पीड़ा से रोता था। वह निश्चित था कि एकांत पर्वत श्रृंखला की गहराई में एक भयंकर लड़ाई टूट गई थी। हालांकि उन्होंने अपने मन के भीतर अपनी जिज्ञासा को दफनाने की पूरी कोशिश की। तारांकन तारांकन तारांकन, ये यहाँ था। इस दिन अथर्व अपनी खेती पर कड़ी मेहनत कर रहे थे जब उन्होंने अपने आंगन से आने वाली आवाज सुनी। चिंतित वह एक नजर डालने के लिए बाहर चला गया। 7 लोगों का एक समूह लंबा बख्तरबंद घोड़े सवारी कर रहा था, उसके घर के सामने आ गया था और बाड़ पर खड़े थे। शायद इसलिए कि वह अपनी खेती में बहुत अधिक डूब गया था और अपने शरीर की सूक्ष्मताओं को देखने पर अथर्व ने घोड़ों के खुरों की आवाज पर ध्यान नहीं दिया था। दरार आगंतुकों ने अपने घोड़ों को बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ाया और इस प्रक्रिया में घोड़ों के भारी खुरों के साथ बाढ़ को नष्ट कर दिया क्योंकि वे आंगन में आरोपित थे। लिनशान टाउन के लोग हमें बताते हैं कि आप हमेशा एकांत पर्वत श्रृंखला में शिकार करते हैं और आप पहाड़ से बहुत परिचित हैं। क्या ये सच है? एक बकरी के साथ एक उदास बूढ़ा आदमी एक बख्तरबंद युद्ध की ओर अताव की ओर सवार हुआ। जैसा कि वह बोलता था, उसका कोई इरादा नहीं था और वह अथर्व में कृपालु दिखता था। एक ऐसे स्वर के साथ जिसने तर्कों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, उन्होंने कहा, हम एकांत पर्वत श्रृंखला में जाने की तैयारी कर रहे हैं और हमें एक गाइड की आवश्यकता है जो क्षेत्र से परिचित है। हमने फैसला किया है कि गाइड आप होंगे। अथर्व को पता था कि पहाड़ हाल ही में शांतिपूर्ण नहीं थे और इसलिए उन्होंने अपने दांतों को पीस दिया और इनकार कर दिया। मुझे नहीं जाना है, यह आप पर निर्भर नहीं है। बूढ़े आदमी ने अपने दांतों को रोक दिया और अजीब तरह से हंस दिया। उसने काठी से एक मोटी काली रस्सी को खोल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अथर्व को बल से दूर ले जाने की तैयारी कर रहा हो। मुझे उससे बात करने दो, एक युवा लड़की बूढ़े आदमी के पीछे से हल्के से चिल्लाया। उसने अपने घोड़े को बूढ़े आदमी के सामने खड़े होने का आग्रह किया और यह स्पष्ट था कि उसका भी कोई इरादा नहीं था। उसने अथर्व में एक थैली फेंक दी जैसे कि वह एक भिखारी को भिक्षा दे रही थी और उदासीनता से कहा, हम अनुचित नहीं हैं, हम आपको पुरस्कृत करेंगे। सुंदर और सुगंधित युवा लड़की को साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे जिसने उसे एक वीर रूप से उपस्थिति दी। लिनशान टाउन में लड़कियों के सामने युवा लड़की की तुलना करना एक उज्ज्वल चांद की भव्यता के लिए चावल के एक दाने की चमक की तुलना करने जैसा था। चूंकि अथर्व एक बच्चा था, वह केवल एकांत पर्वत श्रृंखला के आसपास रहा था। वह भी शायद ही कभी लिनशान शहर गया था। इसलिए जब उसने युवा लड़की को देखा तो उसने खुद को एक टकटकी में पाया। इससे पहले कि अथर्व कुछ और झलक ले पाता, एक सफेद बागे में एक पतले युवक ने एक काले घोड़े की सवारी की। यदि आप घूरना जारी रखते हैं तो मैं आपके नेत्रगोलक को खो दूंगा। युवक की संकीर्ण आंखें ठंडी तिरस्कार से भरी थीं। अथर्व ने कुछ नहीं कहा, उसने बस चुपचाप अपनी टकटकी को वापस ले लिया और जमीन पर थैली को उठाया। इसे खोलने पर उन्होंने पाया कि यह चांदी के बड़े टुकड़ों से भरा था। यह आपूर्ति के कई वर्षों के लिए पर्याप्त था। अथर्व ने बैग को कसकर पकड़ लिया, दूसरे विचार उसके दिमाग में रेंगते रहे। पहाड़ लंबे समय से चुप थे, इसलिए शायद पहले के दंगे और कलह पहले ही मर चुके थे। चूंकि वह इस बारे में भी उत्सुक था कि पर्वत श्रृंखला के अंदर क्या हुआ था, अथर्व अंततः उनकी मांग के लिए सहमत हो गया। ठीक है, पता चला कि वह एक पैसा कड़ा लड़का था। एकांत पर्वत श्रृंखला की ओर इशारा करने के लिए अपना हाथ उठाने से पहले उदास बूढ़ा आदमी चकित हो गया। जिस तरह से आगे अथर्व ने बर्फ सफेद घोड़े को देखा कि लड़की सवारी कर रही थी और कहा, यह चलना बहुत धीमा है। मुझे एक घोड़े की जरूरत है। आपको एक घोड़े की आवश्यकता होगी। सफेद बागे में युवक ने अपनी ठंडी आंखों से अथर्व की ओर देखा। जब उन्होंने अथर्व के अनुरोध को सुना तो वह फिर से गुस्सा हो गए। आप जो कुछ भी करने के लिए कहेंगे, आप करेंगे। यदि आप एक और शब्द कहने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपकी जीभ को काट दूंगा। जब भी उसने अपना मुंह खोला तो युवक या तो अथर्व की आंखों से बाहर निकलने या अपनी जीभ काटने की धमकी दे रहा था। जैसा कि अथर्व ने अनुमान लगाया था कि युवक को उसके सामने लड़की से प्यार था, वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन गुस्से में युवक को देख सकता था और फिर भी सुंदर लड़की पर। क्या तुम घोड़े की सवारी कर सकते हो? युवती ने ठंड से पूछा। मैं पहाड़ों में एक शिकारी हूँ। आपको क्या लगता है? अथर्व ने जवाब में पूछा। लड़की आश्चर्यचकित थी, उम्मीद नहीं थी कि अथर्व ने मुंह तोड़ होने की हिम्मत नहीं की।
उसकी उज्ज्वल आंखों में अचानक बदलाव के साथ उसने हल्के से सिर हिलाया और आदेश दिया, सतीश, आप और झांग हेंग एक ही घोड़े पर सवारी करते हैं। उसे अपनी सवारी करने दें। ठीक है। सतीश नाम का आदमी अनिच्छा से विघटित हो गया। उन्होंने बागडोर कमाए और अपने क्रिम्सन घोड़े को अथर्व तक ले गए। उसने अपने कान में कुछ फुसफुसाने से पहले घोड़े को सिर पर थपथपाया। फिर उन्होंने कहा, इस घोड़े का भयंकर स्वभाव है। अगर आपको चोट लगी तो मुझे दोष न दें। ये कहने के बाद वह एक मुस्कान के साथ घूम गया और सफेद बागे में युवक को देखा। युवक की आंखों ने उसकी मंजूरी का खुलासा किया। अथर्व चुप रहे। वह घर लौट आया और अपनी पीठ पर एक बांस की टोकरी उठाने से पहले अपना धनुष, तीर और लंबे कृपाण तैयार किया। उसके बाद उसने बागडोर ली और घोड़े को घुड़सवार किया, उसे एकांत पर्वत श्रृंखला की ओर भागने के लिए मार दिया। क्रिम्सन वारहॉर्स अचानक धराशायी हो गए और इसके नक्शेकदम की आवाज हवा के माध्यम से बदल गई। यह एक हिंसक और क्रूर जानवर की तरह रास्ते में बेतहाशा बह गया, जिसे कभी भी नामित नहीं किया गया था। अथर्व का ऊपरी शरीर घोड़े के साथ हिंसक रूप से बह गया, लेकिन उसका निचला शरीर हमेशा घोड़े की पीठ के करीब दबाता था, जैसे कि उसने जड़ ले ली हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि घोड़े ने उसे टॉस करने की कितनी कोशिश की, उसे फेंक नहीं दिया गया। वारहोर ने एकांत पर्वत श्रृंखला की ओर धराशायी कर दिया, जो कि अथर्व को टॉस करने के लिए सब कुछ आ रहा था, लेकिन अंत में यह अभी भी विफल रहा। थोड़ी देर के बाद थका हुआ युद्ध ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और धीरे धीरे शांत हो गया। बूढ़े आदमी ने अपनी दाढ़ी को सोच समझकर घुमाया। इस लड़के के पास कुछ कौशल है। वीर लड़की ने धीरे से आहें भरी। मुझे उम्मीद है कि यह यात्रा अच्छी हो जाएगी। उसका चेहरा चिंताओं से भर गया था। उसकी टकटकी कभी भी अथर्व और अनियंत्रित घोड़े पर नहीं थी। शुरुआत से वह एकांत पर्वत श्रृंखला की गहराई की ओर घूर रही थी। ऊपरी दुनिया के बल, जैसे कि ब्लड मून संप्रदाय, भयावह आत्मा मंदिर और उज्ज्वल सूर्य संप्रदाय, ने अपने लोगों को पहाड़ों की गहराई में भेजा है। हालांकि आज तक कोई भी नहीं उभरा है और उनके भाग्य अज्ञात बने हुए हैं। लड़की पल पल रुक गई। एकांत पर्वत श्रृंखला का उत्तरी क्षेत्र आंशिक रूप से विचित्र धुंध में डूबा हुआ है और संभवतः एक प्रतिबंधित क्षेत्र बन गया है। कौन जानता है कि वहां कितने क्षेत्र हैं? उद्धरण चिन्ह। आपको यहां नहीं आना चाहिए था। आप ऊपरी दुनिया में जाने के लिए तय हैं। आप यहां अपने जीवन को जोखिम में क्यों डालेंगे? सफेद बागे में युवक को चिल्लाया। लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया, उसका सफेद और निर्दोष चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ। उसने शांति से कहा, जिस क्षण से हमने खेती के मार्ग पर पैर रखा था, आप और मुझे एक सामान्य जीवन नहीं था। इसके अलावा बड़ी गड़बड़ी थम गई है और यह अपेक्षाकृत सुरक्षित हो गया है। यदि मैं एकांत पर्वत श्रृंखला की खोज करते समय मर जाता हूं, तो ये केवल ये साबित करता है कि मेरी क्षमताओं और भाग्य की कमी है, और मैं ऊपरी दुनिया में जाने पर भी लंबे समय तक जीवित नहीं रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। चल दर। ऑर्डर देने के बाद उसने लीड ली और आगे बढ़ी। हर कोई फॉलो करने के लिए जल्दी कर रहा था।